अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से है, लेकिन आज हम सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वर्ब। तो आज वर्ब की डिस्कशन करेंगे और वर्ब के साथ उसकी जो टाइप्स हैं वो तमाम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वर्ब क्या होता है डिफाइन कर देते हैं। देखिए, नॉर्मली वर्ब की डेफिनेशंस के हवाले से जब बात की जाती है तो एक बड़ी कॉमन सी डेफिनेशन है कि एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। कि कोई भी जो एक्शन है, कोई भी जो वर्क है, वो बेसिकली क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ एक्शन ही वर्ब नहीं होता, स्टेट भी जो है ना वो वर्ब होता है। यानी यूं समझ लें कि अगर वर्ब को डिफाइन किया जाए तो एनी एक्शन एंड स्टेट, कोई भी एक्शन यानी कोई भी काम और कोई भी स्टैटिक कंडीशन, कोई भी साकिन कंडीशन, कोई भी रुकी हुई कंडीशन भी क्या होती है, वो वर्ब हो सकती है और होती है। तो इसलिए प्रॉपर डेफिनेशन वर्ब की क्या है कि एनी एक्शन एंड स्टेट, यानी इसमें एक्शन भी हो सकता है वर्ब और स्टेट को भी वर्ब कहा जा सकता है। तो वर्ब कितनी कैटेगरीज के होते हैं तो वो देखिए। तो देखिए, टाइप्स ऑफ वर्ब्स यानी कि काइंड्स ऑफ वर्ब्स कह लें या टाइप्स ऑफ वर्ब्स कह लें कि कितने किस्म के वर्ब पाए जाते हैं। तो देखिए, आपके सामने ये हमने पूरी लिस्ट लिखी है यहाँ पे कि देर आर 13 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, यानी तकरीबन 13 किस्म के वर्ब पाए जाते हैं। जिसमें देखें नाम लिखे हुए हैं, एक्शन वर्ब है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इररेगुलर, फाइनाइट, इनफाइनाइट, लिंकिंग जिसको बी वर्ब भी कहते हैं, मॉडल वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी हैं, पोजेसिव वर्ब हैं जिनको हम स्टेट वर्ब भी कहते हैं, जेरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब हैं, इन्फिनेटिव्स हैं। ठीक है ना। तो ये तकरीबन 13 कैटेगरीज हैं, यानी 13 किस्म के वर्ब जो हैं वो पाए जाते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या है, एक्शन वर्ब। देखिए, नाम से ही जाहिर है एक्शन। देखिए, इस हमने डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट शोज एन एक्शन और वर्ड। यानी कोई भी जो एक्शन होता है, सही है ना, उसको क्या कहा जाता है, उसको एक्शन वर्ब कहा जाता है। या कोई भी वर्किंग जो होती है आपकी, वो एक्शन वर्ब कहलाती है। एग्जाम्पल में हम देखें, हमने बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं, गो, कम, रीच, प्ले, राइट, शाउट, क्राई एक्सेट्रा। यानी कि आना जाना खाना पीना, जो भी हमारे एक्शंस होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो हमारे एक्शन वर्ब होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब एक्शन वर्ब से मजीद सब कैटेगरीज निकलती हैं कि एक्शन वर्ब के अंदर रेगुलर वर्ब भी हो सकते हैं, एक्शन वर्ब भी इरेगुलर वर्ब भी होते हैं, एक्शन वर्ब में ही ट्रांजिटिव होते हैं, एक्शन वर्ब में ही इंट्रांजिटिव होते हैं। तो आगे इसको मूव ऑन करते हैं। देखें, अगर एक्शन वर्ब समझ में आ गया तो एक्शन वर्ब के बाद एक्शन की ही सब कैटेगरीज हैं। यानी कि एक कैटेगरी होती है ट्रांजिटिव वर्ब्स, ये भी एक्शन वर्ब भी होते हैं, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब होते कौन से, देखें डेफिनेशन अगर आप देखें तो लिखा हुआ है, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद होना चाहिए एक्शन को रिसीव करने के लिए। यानी इन शॉर्ट हम बताएं तो ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना अधूरा है, या यूं समझ लें कि ऐसा वर्ब जिसके अंदर ऑब्जेक्ट लग सकता है, पॉसिबल है। जैसे देखिए, हमने आपके सामने एग्जांपल्स लिखी हैं। एक ही सेंटेंस को हमने तीन तरह से लिखा है। देखिए, सबसे पहले लिखा हमने आई राइट ए लेटर। तो देखिए, राइट जो है वो वर्ब है आपका, यानी एक्शन है आपका। और अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो राइट जो वर्ड है, जो वर्ब है हमारा, ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो देखें, राइट जो है इसका मतलब है लिखना, और लिखना से देखें हमने यहाँ पे एरो के नीचे लिखा हुआ है वॉट, कि भाई लिखते तो हैं लेकिन व्हाट, क्या लिखते हैं, तो जवाब मिला हमें कि लेटर लिखते हैं। इसका मतलब है राइट वो वर्ड वर्ड है या राइट वो वर्ब है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, हमारे सामने मौजूद है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। फिर ऐसे ही हमने इसी सेंटेंस को क्या करा, थोड़ा सा और कॉम्प्रिहेंसिव करके लिखा कि आई राइट हिम ए लेटर। यानी इसमें हमने हिम का इजाफा कर दिया। और हिम बेसिकली क्या है, देखें अब यहाँ पे देखें, गौर से लिखा हुआ है कि राइट से मुराद है लिखना, लिखते तो हैं लेकिन व्हाट, क्या लिखते हैं, लेटर। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट तो है। फर्ज कर लें अगर ये लेटर ना होता, अगर कोई कहता कि हाँ भाई, टू हुम आर यू राइटिंग, किसको लिख रहे हैं आप, तो मैं लिख दूंगा कि आई एम राइटिंग टू हिम, कि मैं इस बंदे को लिख रहा हूं। तो हिम बेसिकली क्या है, वो भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यानी कि ऑब्जेक्ट है हमारा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करें कि कौन से वर्ब ट्रांजिटिव होते हैं, देखो यहाँ पे ऊपर टॉप पे देख सकते हैं आप, हमें लिखा है कि ऐसे वर्ब जो व्हाट और हुम का आंसर दें। व्हाट और हुम से मुराद, देखिए पहला सेंटेंस में लिखा हुआ है राइट, राइट से मुराद लिखना, लिखते तो है लेकिन व्हाट, तो व्हाट से मुराद क्या लिखा जा रहा है भाई, लेटर लिखा जा रहा है। तो व्हाट का आंसर मिल रहा है ना हमें, यानी ऐसा वर्ब जो आपको व्हाट का आंसर दे दे तो वो बेसिकली ट्रांजिटिव है। दूसरा हमने लिखा हुआ हुम, ऐसा वर्ब जो आपको हुम का आंसर दे दे, कि जैसे लिखा हुआ है राइट, राइट से मुराद है लिखना, तो लिखते तो हैं लेकिन हुम, किसको लिख रहे हैं हम, तो हमने लिखा भाई हिम को लिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे वर्ब जिनके अंदर ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो या लग सकता हो,
या ऐसे वर्ब जो व्हाट और whom का आंसर दे रहे हो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। देखिए हमने थर्ड सेंटेंस देखे क्या लिखा हुआ है, आई राइट लिख के हमने डैश छोड़ दिया आगे। अब अगर जुमला सिर्फ इतना भी लिखा हुआ होता है कि आई राइट, बजाहिर देखें तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। लेकिन हमें ये तो पता है ना कि राइट का मतलब है लिखना, और लिखना है तो कुछ ना कुछ तो लिख रहे होंगे ना यकीनन। तो इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है हमें ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नजर आए। अगर हमें एक्सपेक्टेड भी है कि इस वर्ब के अंदर, इस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लग सकता है, पॉसिबल है, तब भी वो वर्ब क्या कहलाएगा, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक है जी। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी ट्रांजिटिव वाली। फिर भी कोई क्यूरी होती तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब बेसिकली क्या होता है, देखिए नाम से जाहिर है कि ट्रांजिटिव का ऑपोजिट हो जाएगा ये। ट्रांजिटिव में क्या था कि जिसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और इंट्रांजिटिव में क्या देखिए लिखा हुआ, इंट एन इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट। यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनके आगे ऑब्जेक्ट लगना मुमकिन नहीं होता, या अगर ऑब्जेक्ट लगे हुए भी होते हैं तो वो ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, वो कोई और से प्रेपोजिशनल टाइप के ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने जुमला लिखा आपके सामने, हमने लिखा आई गो टू स्कूल। अब हमने आपको बताया है कि कौन से वाले वर्ब ट्रांजिटिव होते हैं, जो पिछले वाले हमने लेक्चर बताया इस वाले में, कि जो व्हाट और हुम का आंसर दें। अब मुझे बताएं, लिखा हुआ है गो, गो का मीन्स है जाना। अगर हम गो से पूछे भाई जाते तो हो लेकिन व्हाट, क्या जाते हो, ये भी कोई सेंस नहीं बन रहा। अगर हम पूछे भाई जाते तो हो लेकिन हुम, किसको जाते हो, ये भी कोई सेंस नहीं बन रहा। हाँ, ये सेंस बन सकता है कि भाई आई गो, मैं जाता तो हूं लेकिन वेयर, तो वेयर से मुराद कहां जाते हैं। देखिए समझें कि अगर कोई ऐसा वर्ब हो जो आपको वेयर और हाउ का आंसर दे, जैसे लिखा हुआ है आई गो, मैं जाता हूं, वेयर कहां जाते हैं भाई, स्कूल जा रहे हैं। आई गो, मैं जाता हूँ, हाउ कैसे जा रहे हैं भाई, आई गो कह लें कि ऑन फुट, मैं पैदल जा रहा हूँ, या बाय बस, मैं गाड़ी से जा रहा हूँ। तो सेंस क्या है, ये जो गो वर्ड है, लिव वर्ड है, क्राइज वर्ड है, गेट अप है, स्लीप्स है, कम है, ये वो सारे वर्ब्स हैं जो इंट्रांजिटिव कहलाते हैं। और क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनके आगे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बल्कि वो प्रेपोजिशनल टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। या यूं समझ लें कि ये तमाम वो वर्ब्स हैं जो आपको व्हाट और इसके अलावा कह लें कि व्हाट और हुम का आंसर नहीं दे सकते। तो कहने का मकसद ये है कि जो वर्ब आपको व्हाट और हुम का आंसर दें वो आपके ट्रांजिटिव वर्ब हैं, और जो आपको व्हाट और हुम का आंसर नहीं दें वो आपके इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। या यूं कह लें कि ऐसे कह लें कि सेंटेंसेस जिसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद हो वो ट्रांजिटिव है। इसके अलावा ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हों जो कि यूं समझ लें कि जो प्रेपोजिशनल टाइप के ऑब्जेक्ट्स हों, ठीक है ना, तो वो इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो होपफुली आपको ये, सॉरी, इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। तो होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। फिर भी कोई क्यूरी तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक्शन वर्ब्स के अंदर ही रेगुलर वर्ब भी होते हैं और इरेगुलर वर्ब भी होते हैं। सवाल ये, सर ये रेगुलर इरेगुलर क्या है, देखें रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर अपनी ओरिजिनलिटी कायम रखते हैं। देखें यहाँ लिखा हुआ है अरेंज, तो देखें यहाँ भी अरेंज है और यहाँ भी अरेंज है, बस फर्क क्या है, इसमें डी का इजाफा कर दिया हमने। तो रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं, रेगुलर वर्ब वो एक्शन वर्ब होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म तकरीबन सेम रहती है, बस आपने डी या ईडी का इजाफा करना होता है। देखिए यहां पे लिखा हुआ भी हमने कि रेगुलर वर्ब्स आर दोज whose second and third form of the verb are formed by adding d और ed। यानी ऐसे वर्ब जिनके आखिर में हमें सेकंड और थर्ड फॉर्म लगाने के लिए डी या ईडी लगाना पड़ता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है ना। तो अच्छा, जरूरी नहीं है इसमें डी और ईडी लगे, कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं जो सिमिलर रहते हैं, जैसे कट कट कट, जैसे पुट पुट पुट। तो ये सारे वर्ड क्या है, यानी सिमिलैरिटी रहनी चाहिए, यानी सिमिलर रहना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में ओरिजिनलिटी कायम रहना चाहिए। बस डी और ईडी का इजाफा हो जाता है तो वो रेगुलर में काउंट हो जाते हैं। ऐसे इसका ऑपोजिट चले जाए आप, इरेगुलर, यानी ऐसे वो अल्फाज या ऐसी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म जो कि, देखिए लिखा हुआ भी है कि सेकंड और थर्ड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आर नॉट फॉर्म्ड बाय एडिंग डी और ईडी। यानी ऐसे वर्ब जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आपने डी और ईडी नहीं लगाना पड़ता, बल्कि वो पूरे ही चेंज हो जाते हैं। जैसे देखिए हमने कुछ एग्जांपल सीखे आपके सामने, जैसे लिखा हुआ है बेयर बोर बोर्न। अब ये देखें तीनों फॉर्म्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ऐसे इसका लिखा हुआ बिकम बिकेम बिकम, या देखिए सेकंड फॉर्म चेंज हो गई, बिकेम, ओरिजिनलिटी खत्म हो गई। फिर क्या लिखा हुआ है, जैसे कम केम कम, तो ये भी बेसिकली क्या है, देखें कम के बाद केम आ गया, केम में क्या हो गया, ओरिजिनलिटी खत्म हो गया। अच्छा, ये बस गलत लिखा हुआ है, बस जो है ना वो उसमें रेगुलर में चला जाएगा। और इसके अलावा लिखे देखिए कॉस्ट भी रेगुलर में जाएगा। क्रीप और क्रैप क्रैप, ये जो क्रीप क्रैप क्रैप है बेसिकली क्या है,
अब देखिए क्रीप फर्स्ट फॉर्म है, इसकी फॉर्म बिल्कुल चेंज हो गई, क्रैप्ट हो गया, स्पेलिंग बदल गई, इसका मतलब क्या, ओरिजिनलिटी खत्म हो गई। तो जहां ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है वो क्या हो जाते हैं, वो इरेगुलर वर्ब में चले जाते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक्शन वर्ब के अंदर ही कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो फाइनाइट होते हैं और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो इनफाइनाइट होते हैं। अब फाइनाइट कौन से होते हैं, जिनका डायरेक्टली रिलेशन सब्जेक्ट के साथ होता है। जैसे देखिए लिखा हुआ है एलेक्स वेंट टू स्कूल। अब इसका मतलब है, वेंट का मतलब है जाना। अब ये जाने वाला एक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है, इसका डायरेक्टली रिलेशन किसके साथ है, एलेक्स के साथ है, क्योंकि एलेक्स ही जा रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे वर्ब जो कि मेन वर्ब होते हैं, जिनका डायरेक्टली ताल्लुक सब्जेक्ट से होता है, वो क्या कहलाते हैं, वो फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। बिल्कुल इस तरीके से दिखा लिखा हुआ नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी ऐसे वर्ब जिनका डायरेक्टली ताल्लुक सब्जेक्ट के साथ नहीं होता। जैसे कि यहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एलेक्स वेंट। अब ये जो वेंट वाला वर्ब है, इसका ताल्लुक तो एलेक्स के साथ है, यानी सब्जेक्ट के साथ है, लेकिन लिखा हुआ है एलेक्स वेंट टू अब्रॉड टू प्ले। अब ये टू प्ले जो है बेसिकली क्या है, यानी डायरेक्टली इस प्ले का ताल्लुक जो है वो एलेक्स के साथ नहीं है। एलेक्स के साथ जो डायरेक्ट रिलेशन है वो किसका है, वो वेंट का है। ये यूं समझ लें कि इनफाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो सेंटेंस में, हर सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं और चेंज होते हैं। जैसे लिखा हुआ है एलेक्स वेंट, अब ये पास्ट इंडेफिनिट तो वेंट लिखा हुआ है। ठीक है ना। अगर यही जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो हम लिखते हैं एलेक्स गोज। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होता रहे। सही है ना, सब्जेक्ट के लिहाज से जो है ना फॉर्म बदलता रहे, तो बेसिकली वो क्या है, वो फाइनाइट होता है। और इसके अलावा जो सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा होता है, जिस तरह ये लिखा हुआ है टू प्ले, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या हो जाता है, नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए यहां लिखा हुआ है, जैसे प्लेइंग क्रिकेट इज हिज ओनली जॉब। उसका वाहिद काम क्या है, प्लेइंग, खेलना। लेकिन यहां पे लिखा हुआ नहीं कि ही इज प्लेइंग, नहीं लिखा हुआ कि वो खेल नहीं रहा, बल्कि अगर लिखा होता ही इज प्लेइंग, तो फिर ये प्लेइंग जो होता है वो क्या हो जाता है, वो फाइनाइट हो जाता है, क्योंकि उसका ही से रिलेशन बन जाता है। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ, प्लेइंग क्रिकेट, यानी क्रिकेट खेलना जो इसकी हॉबी है, यानी कि ही से इसका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है वर्ब का, तो ये इनफाइनाइट में आ जाएगा। ऐसे लिखा हुआ है आई हैव ए ब्रोकन बैट। अगर आप गौर करें तो इसमें हैव बजाते खुद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसमें ब्रोकन बैट, यानी कि देखिए लिखा हुआ है ना आई, अगर आई की हम बात करें तो जो मैं हूं वो ब्रोक नहीं कर रहा, मैं तोड़ नहीं रहा, बल्कि आई हैव, मेरे पास तो है, क्या है, ब्रोकन बैट, टूटा हुआ बैग, बैट। सही ना। तो सेंस क्या समझाने का, कि ये जो हैव है, इसका तो डायरेक्ट ताल्लुक आई के साथ है, सब्जेक्ट के साथ है, लेकिन ब्रोकन का ताल्लुक आई के साथ नहीं है, क्योंकि आई जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो पोजेशन कर रहा है कि भाई मेरे पास ये चीज है, लेकिन आई जो है वो ब्रेक नहीं कर रहा है इसको। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इस ब्रोकन का ताल्लुक डायरेक्टली आई से नहीं है, सब्जेक्ट से नहीं है, लिहाजा ये क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट हो जाएगा। सही है। तो होपफुली आपकी ये बात समझ में आई होगी, फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। आ जाते हैं लिंकिंग वर्ब, जिसको हम बी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। लिंकिंग वर्ब या बी वर्ब कितने होते हैं, 5 होते हैं, इज, एम, आर, वॉज वर्ब। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये इज, एम, आर तो हेल्पिंग वर्ब होता है। तो देखें, हमने यहाँ पे दो सेंटेंसेस दिए एग्जाम्पल के अंदर। यहाँ लिखा हुआ आई एम ए टीचर, यहाँ पे एम दिया हुआ है, जिसके नीचे लिखा हुआ हमने कि ये बी वर्ब है। और यहाँ लिखा हुआ आई एम टीचिंग इंग्लिश, लेकिन यहाँ पर एम को हमने हेल्पिंग वर्ब कहा हुआ है। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर यहाँ भी एम मौजूद है, यहाँ भी एम मौजूद है, इसको आप बी वर्ब कह रहे हैं, इसको आप हेल्पिंग वर्ब कह रहे हैं, तो ऐसा क्यों। देखें, नाम से ही जाहिर है, हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब ये लफ्ज तब कहलाएगा जब इसके आगे वर्ब मौजूद हो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का मतलब है वर्ब की हेल्प करने वाला। तो इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब कहने के लिए वर्ब का होना लाजिम है। लेकिन अगर आप देखें यहां पे लिखा हुआ है क्या, आई एम ए टीचर। अब इस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है, तो जब वर्ब नहीं है तो इसको आप हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते, तो ज्यादा फिर ये क्या कहलाएगा, ये बी वर्ब या लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। सही है। तो इस तरीके से लिंकिंग वर्ब या बी वर्ब कितने होते हैं, वो 5 होते हैं, इज, एम, आर, वॉज वर्ब। लेकिन ये इज, एम, आर, वॉज वर्ब तब बी वर्ब कहलाएंगे जब इनके आगे कोई वर्ब ना हो। अगर इनके आगे कोई वर्ब आ जाता है तो फिर ये बी वर्ब या लिंकिंग वर्ब नहीं कहलाएंगे, फिर ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे। सही है। ऐसे ही हम बात करते हैं मॉडल वर्ब्स के हवाले से। मॉडल वर्ब बेसिकली क्या है, इसके अंदर क्या डिफाइन किया जाता है, देखिए लिखा हुआ है कि मॉडल वर्ब इज अ काइंड ऑफ एन ऑक्सिलरी वर्ब, बेसिकली हेल्पिंग वर्ब जैसे ही होते हैं ये। इट असिस्ट द मेन वर्ब टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी, यानी ये मेन वर्ब के तौर पर या मेन वर्ब को असिस्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे पॉसिबिलिटी बयान करनी है आपने, पोटेंशियलिटी बयान करनी है, एबिलिटी बयान करनी है, परमिशन है, एक्सपेक्टेशंस है, ऑब्लिगेशंस है। ठीक है ना। तो मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, देखिए सामने लिखा हुआ है कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, हैज टू, हैव टू, हैड टू, अबाउट टू, गोइंग टू, ऑट टू। ये सारे वर्ब नॉर्मली क्या होते हैं, ये मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं।
देखिए लिखा हुआ भी जैसे एग्जाम्पल में, आई मे वॉन्ट टू टॉक टू यू अगेन। अब यहां देखें कि मेन वर्ब बेसिकली वॉन्ट है, तो वॉन्ट को असिस्ट कौन कर रहा है, ये मॉडल वर्ब असिस्ट कर रहा है। और मॉडल वर्ब क्या करते हैं, बेसिकली वो अलग कैटेगरी दिखा, जैसे यहां लिखा हुआ मे, अब ये बेसिकली परमिशन के सेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इन शॉर्ट बताने का ये है कि जो कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट होते हैं, ये सारे के सारे भी वर्ब ही कहलाते हैं। नेक्स्ट देखें ऑक्सिलरी वर्ब। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ऑक्सिलरी वर्ब जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उन्हीं को ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। और हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं आप जानते हैं, डू, डज, डिड, विल, ही, शी, इट, सॉरी ही शी थोड़ी गलत उल्टा बोल दिया, डू, डज, डिड, विल, शैल, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, बी, बीन, ये सारे के सारे जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं यही ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। यानी ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एक ही चीज का नाम है। आगे लिखा हुआ है पोजेसिव वर्ब या स्टेट वर्ब। जैसे हमने शुरू में डेफिनेशन बताया था कि वर्ब की डेफिनेशन क्या है, कि वर्ब जो है वो एक्शन भी होता है और स्टेट भी होता है। तो अभी तक तो हमने सारे एक्शन की बात की, अब ये आपके सामने आ गया स्टेट वर्ब। देखिए लिखा हुआ आई हैव ए कार। अब ये हैव बेसिकली क्या है, हैव यहां पर पोजेसिव वर्ब है यानी स्टेटिक वर्ब है। अब आप बोलेंगे सर ये हैव तो हेल्पिंग वर्ब होता है। अगर हैव हेल्पिंग वर्ब होता तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट होता, और अगर ये हैव हेल्पिंग वर्ब होता और सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट होता तो आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होनी चाहिए। लिहाजा यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब है हैव बजाते खुद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो याद रखिएगा पोजेसिव वर्ब जो है वो तीन तरह के पाए जाते हैं, हैज, हैव और हैड। सही ना, जो पोजेशन को शो करते हैं। सही, जैसे लिखा हुआ आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास है इसका मतलब मेरी पोजेशन है, मैं उसका मालिक हूं। तो ऑनर शिप टाइप के ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, पोजेसिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, और हैज, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं, और हैड वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल होता है। अब देखिए देखिए ये लास्ट सेंटेंस हमने लिखा हुआ है, आई हैव हैड एन एक्सीडेंट। अब यहाँ पे जो देखें, आप गौर गौर करें आप, कि अगर आप सोचेंगे सर ये तो गलत जुमला लिखा हुआ है, कि सर इसमें हैव भी दिया हुआ है, हैड भी दिया हुआ है, तो बाजाहिर देखा जाए तो हैव और हैड मौजूद तो हैं, तो लोग समझेंगे सर ये तो गलत हो गया। अब ना ये प्रेजेंट समझ में आ रहा है ना ये पास्ट समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हैव हमने एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है प्रेजेंट परफेक्ट में, और हैड को हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया है, सही है? और जो कि स्टेट वर्ब है। तो समझाने का मकसद ये है कि हैज, हैव, हैड जो है ये भी हेल्पिंग, सॉरी ये भी क्या कहलाते हैं, ये भी वर्ब कहलाते हैं, लेकिन ये स्टेटिक वर्ब कहलाते हैं। और अगर इनके आगे कोई वर्ब और आ जाता तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं, जैसे लास्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है। सेकंड लास्ट में लिखा हुआ है जेरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब नॉर्मली जब जेरेंट फॉर्म का नाम आता है तो लोगों को एक गलत फहमी होती है, वो क्या, कि अ जेरेंट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एंड्स इन आईएनजी। यानी लोग ये समझाते हैं कि वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है, जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, वो जेरेंट फॉर्म होती है। हालांकि ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बल्कि थोड़ा ज्यादा डिफरेंस है। अब देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पे तीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी है। पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये टीचिंग आईएनजी फॉर्म है। आई कम हियर फॉर टीचिंग इंग्लिश, ये भी आईएनजी फॉर्म है। टीचिंग इज माई पैशन, ये भी आईएनजी फॉर्म है। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये तीनों वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरेंट नहीं है। इन तीनों में से सिर्फ एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरेंट है। तो लॉजिक क्या है जेरेंट की, ऐसी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि दैट इज यूज्ड एज ए नाउन, ऐसी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि नाउन के तौर पर बिहेव कर रही हो। जैसे देखिए फर्स्ट है, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब यहाँ पे जो टीचिंग है, जो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इसके लगने का रीजन क्या है। देखिए हमने एरो से आपको बताने की कोशिश की है कि ये टीचिंग बेसिकली क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है, टीचिंग जो है ये किस वजह से लग रही है, क्योंकि ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। देखिए लिखा हुआ भी है आई एम, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब लगे हुए और आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। इसका मतलब है जो ये आईएनजी फॉर्म लगी है ये कंटिन्यूअस की वजह से लगी है, ये जेरेंट फॉर्म नहीं है। ऐसे देखिए अगर अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ आई कम हियर फॉर टीचिंग इंग्लिश, अब यहां जो ये टीचिंग आ रही है ये क्यों आ रही है, आप जानते हैं जब भी प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब आता है तो हमेशा उसकी आईएनजी फॉर्म लगती है सिवाय टू के। अगर टू प्रेपोजिशन है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हमेशा, और टू के अलावा कोई भी प्रेपोजिशन है तो उसके बाद वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म होती है। तो यहां पर इस आईएनजी के लगने का रीजन क्या समझ में आ गया, प्रेपोजिशन। तो ये भी आईएनजी फॉर्म प्रेपोजिशन की वजह से आ रही है, लिहाजा ये भी जेरेंट फॉर्म नहीं हो सकती। अगला सेंटेंस अगर हम देखें तो लिखा हुआ है टीचिंग इज माय पैशन। अब यहां पे देखें जो टीचिंग इस्तेमाल हो रहा है जो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म बजाहिर हमें लग रही है, लेकिन असल में क्या है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो, लेकिन ये यहां पे एज ए वर्ब इस्तेमाल नहीं हो रही। टीचिंग इज माय पैशन, टीचिंग मेरा पैशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा भाई पढ़ाने का जो अमल है, जो टीचिंग प्रोसेस है वो मेरा पैशन है।
तो जब भी आपको ऐसा वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी जाए जो कि दिखने में तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो लेकिन वो एज ए नाउन इस्तेमाल हो रही हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जेरेंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। तो याद रखिएगा, हर वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है वो जेरेंड नहीं होती है। सिर्फ वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि एज ए नाउन, यूज्ड एज ए नाउन, जो नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रही हो, वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है जो नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रही हो, वो जेरेंड कहलाती है। लास्ट जो वर्ब की फॉर्म है, जो वर्ब की कैटेगरी है, इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स बेसिकली कौन से होते हैं? देखिए लिखा हुआ है द बेसिक और फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट यूजुअली फॉलोज टू, यानी ऐसी बेसिक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऐसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो टू के साथ अटैच हो। सही है ना? जैसे देखें यहां लिखा हुआ है आई लाइक टू गो। अगर देखा जाए तो लाइक भी वर्ब है और गो भी वर्ब है, लेकिन जो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई, जैसे टू गो, तो ये जो गो लिखा हुआ है ये इन्फिनेटिव कहलाएगा। जैसे यहां लिखा हुआ है शी लव्स टू टीच। अब लव्स भी क्या है? वर्ब है, और टीच भी वर्ब है, लेकिन टू के साथ जो टीच अटैच है ये क्या कहलाएगा? ये इन्फिनेटिव कहलाएगा। फिर ऐसे लिखा हुआ दे कम हियर टू प्ले, यानी कि कम भी वर्ब है और प्ले भी वर्ब है, लेकिन जो कम है वो इन्फिनेटिव नहीं है, लेकिन जो टू प्ले, टू के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये बेसिकली क्या कहलाती है? ये इन्फिनेटिव कहलाती है। चाहे कहीं पे भी लिखा हुआ हो, अगर टू लिखा हुआ और टू के फौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है तो वो कौन सी फॉर्म कहलाएगी? वो इन्फिनेटिव कहलाएगी। तो होपफुली आपको ये 11 टाइप्स ऑफ वर्ब समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज।